अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिसेस कासिम और आज मैं आपके लिए लाई हूँ फर्स्ट ईयर इंग्लिश के मॉडल पेपर का सेक्शन बी के सॉल्यूशंस। स्टूडेंट सेक्शन ए के सॉल्यूशंस आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, सेक्शन बी आज हम करेंगे बट सेक्शन ए ऑलरेडी अपलोडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर सेक्शन ए के लिंक पर क्लिक करें, आपको सेक्शन ए मिल जाएगा। चलें जल्दी से देखते हैं व्हाट इज़ देयर इन सेक्शन बी। देयर आर 4 सबसेक्शंस इन सेक्शन बी। आई एम गोइंग टू गाइड यू हाउ टू अटेम्प्ट देम एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम पास्ट पेपर्स। ये पुराने पेपर्स या आपके प्रीवियस पेपर्स से किस तरह से डिफरेंट है। चलें जल्दी से देखते हैं। लेट्स हैव अ क्विक स्टार्ट। स्टूडेंट्स आप देखिए सेक्शन बी में मज़ीद 4 सब सेक्शंस हैं। हर सब सेक्शन में से आपको ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं कि टोटल सेक्शन बी में से आपके 6 क्वेश्चंस बन जाए। आई रिपीट, आपको सेक्शन बी में से टोटल 6 क्वेश्चंस करने। ओके स्टूडेंट्स, अब आप ये देखिए कि सब सेक्शन 1 इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक 1, आप स्टूडेंट्स जब ये आंसर अटेम्प्ट करने लगे हैं तो माय टिप टू यू इज़ दैट, माय सजेशन इज़ दैट कि आप सब सेक्शन के बाद ब्रैकेट्स में इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक 1 इतना लंबा मत लिखिए। इंस्टेड यू कैन राइट सब सेक्शन 1 प्रोज, सिंपल प्रोज लिख लीजिए। प्रोज मीन्स आपके चैप्टर की बुक। अब आप देखिए इसमें 3 क्वेश्चंस गिवन हैं। वाई डिड कश्मीर नॉट ज्वाइन पाकिस्तान, कश्मीर ने पाकिस्तान को क्यों ज्वाइन नहीं किया या कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा क्यों नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द बर्कनहेड कम टू बी रैकेट, बर्कनहेड कैसे तबाह हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द बैरनेस थिंक द लेजेंड वॉज, यानी कि द वुल्स ऑफ सर्नोग्रेड्स के चैप्टर में जो बैरनेस है, बैरन की वाइफ है, उसका क्या ख्याल है कि लेजेंड क्या है। ओके स्टूडेंट्स, आप अगर इन सवालों के जवाब चाहते हैं तो हम इनके आंसर्स भी देख लेते हैं। आई हैव कंपोज्ड आंसर्स फॉर यू एज वेल। इन क्वेश्चन के जल्दी से आंसर्स देख लेते हैं, फिर हम सबसेक्शन 2 पे चलेंगे, फिर सबसेक्शन 3 भी है, सबसेक्शन 4 भी है। लेट्स सी। Okay students, for your convenience and your ease and your help, I have composed answers too. मैंने answers भी लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, why did कश्मीर नॉट ज्वाइन पाकिस्तान। मैंने आंसर में स्टूडेंट्स डिफ़िकल्ट वर्ड्स को या न्यू वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन करके रेड भी कर दिया है ताकि आप इन वर्ड्स के मीनिंग्स भी जान पाएँ। द स्टेट ऑफ कश्मीर हैज़ बीन द बोन ऑफ कंटेंशन, यानी कि कश्मीर की जो स्टेट है वो एक तरह से लड़ाई का सबब है। द बोन ऑफ कंटेंशन, लड़ाई का सबब। सिंस द पार्टीशन, पार्टीशन का मतलब है आज़ादी। सिंस द पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, कश्मीर वॉज द स्टेट इन द सब कॉन्टिनेंट, कश्मीर एक स्टेट हुआ करती थी सब कॉन्टिनेंट यानी बड़े सग़ीर में। वेयर मुस्लिम्स वर इन मेजॉरिटी, जहाँ मुसलमान तादाद में ज़्यादा थे। द रूलिंग पावर ऑफ कश्मीर, उस वक्त कश्मीर की जो रूलिंग पावर यानी हुकूमत थी, देन उस वक्त वॉज आ हिंदू महाराजा, वो हिंदू महाराजा था। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन एंड अकॉर्डिंग टू माउंट बैटन्स डिक्लेरेशन, माउंट बैटन जो है वो उस वक्त के वाइसराय थे। स्टूडेंट्स जो बड़े सग़ीर में बरतानिया की तरफ से सबसे बड़े ऑफिसर अपॉइंट किए जाते थे, जिनके हाथ में पूरे बड़े सग़ीर की बागडोर होती थी और वो उनके पास फ़ौजी ओहदा भी होता था। ही वॉज मोस्टली एन आर्मी ऑफिसर। हिज नेम वॉज माउंट बैटन, जो डिक्लेरेशन या इंडिपेंडेंस के वक्त बड़े सग़ीर में भेजा गया था। माउंट बैटन्स डिक्लेरेशन इंडिपेंडेंस प्लान ऑफ मार्च 1947, ये तारीख़ में बड़े सग़ीर की तारीख़ में ये 1947 का प्लान कहलाता है। मेजॉरिटी मुस्लिम्स एरियाज़ वर टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि उस प्लान के मुताबिक जितने मुसलमानों के एरिया थे वो पाकिस्तान में शामिल होने थे। मोर ओवर 98% ऑफ पॉपुलेशन वॉज मुस्लिम्स एंड वॉन्टेड टू ज्वाइन पाकिस्तान, और 98% जो पॉपुलेशन थी कश्मीर की वो मुसलमान थी, इसीलिए वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते थे। बट हिंदू महाराजा ऑफ कश्मीर ट्रेचरसली, ट्रेचरसली का मतलब है गद्दाराना तौर पर, जिसे कहते हैं डिसलॉयल हो गया वो अपने मुस्लिम पॉपुलेशन से, और हैंडेड ओवर द मुस्लिम स्टेट टू इंडिया, और उसने बजाय इसके कि पाकिस्तान में शामिल होने के इंडिया के हवाले अपनी स्टेट कर दी। दिस इज़ हाउ कश्मीर कुड नॉट बी द पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट पाकिस्तान, और फिर इस तरह कश्मीर आज़ाद पाकिस्तान का हिस्सा ना बन सका। कश्मीरीज विल, यानी कि कश्मीरियों की ख्वाहिशात वॉज इग्नोर्ड, नज़रअंदाज की गई। एंड महाराजाज डिसीजन, और महाराजा का फैसला वॉज फोर्सफुली इम्पोज्ड, ज़बरदस्ती आयद किया गया अपॉन द इनोसेंट पब्लिक हु हैव बीन लॉन्गिंग, यानी कि मासूम आवाम पर जो कि आज तक ख्वाहिश कर रहे हैं। हु हैव बीन लॉन्गिंग एंड फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस फॉर लास्ट 73 ईयर्स, जो कि पिछले 73 ईयर्स से आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स आप वाई डिड कश्मीर नॉट ज्वाइन पाकिस्तान का आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके सब सेक्शन यानी कि प्रोज के सब सेक्शन 1 में
क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड द बर्कन कम टू बी रैकेट, बर्कन कैसे तबाह हुआ। आंसर देखिए, द ट्रूप शिप नेम्ड बर्कन हेड वॉज हेडिंग टूवर्ड्स इट्स डेस्टिनेशन, यानी कि बर्कन हेड नामी जहाज जो है वो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा था। डेस्टिनेशन मीन मंजिल, केप टाउन, साउथ अफ्रीका, ऑन फरवरी 25, 1851। ये 1851 का वाकया है, तकरीबन आज से 150 साल पहले। 25 फरवरी को रात 2 बजे या सुबह अर्ली मॉर्निंग कहलाएगी, साउथ अफ्रीका की तरफ बढ़ रहा था, बरतानिया से ये रवाना हुआ था। व्हेन द शिप वाज ओनली 64 किलोमीटर अवे फ्रॉम इट्स डेस्टिनेशन, जब वो अपनी मंजिल से सिर्फ 64 किलोमीटर अवे था, एंड इट वाज ऑलमोस्ट द एंड ऑफ दिस पीसफुल वॉयज। वॉयज कहते हैं समंदरी सफ़र को, और ये समंदरी सफ़र का तकरीबन एंड था। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, शिप स्ट्रक अ हिडन रॉक, शिप जो है वो एक छुपी हुई रॉक से टकरा गया, severely, बहुत शिद्दत से। This rock was not mentioned on the map, इत्तेफाक से इस रॉक का तस्करा कहीं किसी मैप पे नहीं था। As a result of this massive hit, इस massive hit से या टकराव से, the ship split into 2 parts, शिप 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, resulting into the deadly destruction, deadly का मतलब जानलेवा, destruction का मतलब तबाही, of the ship, and Birkenhead went down forever। forever का मतलब होता है हमेशा के लिए। इस तबाही से Birkenhead हमेशा के लिए समंदर के पानी में चला गया। क्वेश्चन नंबर 3, सब सेक्शन 1 यानी कि प्रोज के सेक्शन में मैंने जैसा कि आपको बता दिया है स्टूडेंट्स के सेक्शन बी के अंदर 4 सब सेक्शंस हैं, उनमें से सब सेक्शन 1 आपका प्रोज है। ओके, 3, What did the Baroness think the legend was? यानी कि बैरन की वाइफ बैरनेस जो है उसका क्या ख्याल था कि लेजेंड क्या था। स्टूडेंट सबसे पहले तो आप सुन लीजिए, लेजेंड किसे कहते हैं। लेजेंड इज़ एन आइडिया और एन अप्रोच और अ बिलीफ और योर फीलिंग और योर नॉलेज और द पर्सनैलिटी और समथिंग वंडरफुल दैट रिमेन्स अलाइव फॉर एवर। ये एक लेजेंड एक ऐसी परफॉर्मेंस हो सकती है, ऐसी शख्सियत हो सकती है, ऐसा नाम हो सकता है, या ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट या अप्रोच हो सकती है जो कि कभी नहीं मरता और ये हमेशा लोगों के जहनों में जिंदा रहता है, लेजेंड। ओके, तो बैरनेस का क्या ख्याल था कि लेजेंड क्या था। ये क्वेश्चन आपके चैप्टर द वुल्व्स ऑफ सर्नोग्रेड से लिया गया है। दिस question has been taken from your chapter The Wolves of Cernogratz. Let's see what the answer says. The story related to the castle in the lesson. देखिए, castle का मतलब है किला है, ये पूरी कहानी एक किले की कहानी है, The Wolves of Cernogratz, और इसका नाम है The Wolves of Cernogratz। Wolves भेड़ियों को कहते हैं, Cernogratz खानदान का नाम है, यानी कि Cernogratz से खानदान था लेकिन कुछ भेड़िए भी थे जो उस खानदान के साथ अटैच थे। Has been called legend, इसको इस वोल्व्स ऑफ सर्नोग्राट्स को या इस कहानी को ऑथर ने लेजेंड कहा है। द स्टोरी और लेजेंड हैज़ 2 डायमेंशंस। ये जो कहानी है, ये लेजेंड है, इसके 2 रुख हैं। देखिए, इसके 2 रुख हैं, एक तो इसका हकीकी रुख है, इज़ द रियल वन, एंड द अदर इज़ द वन टोल्ड बाय द बैरनेस। शी थिंक्स एंड शेयर्स विद हर ब्रदर, यानी कि एक रियल इसका वर्जन है स्टोरी का और एक वो वर्जन है जो बैरनेस सुना रही है। जो वर्जन बैरनेस सुना रही है वो ठीक नहीं है। शी थिंक्स, शी का मतलब यहाँ पे बैरनेस है, शी थिंक्स एंड शेयर्स विद हर ब्रदर that whoever living in the castle is near to death time, यानी कि इस किले में रहने वाले लोगों में से जब भी कोई डेथ के करीब आता है, the wolves come from far and near and howl in chorus. So they come from far and near and howl in chorus. Howl का मतलब होता है गुर्राना. Howl is the sound of dogs and wolves. Howl in chorus at the edge of the forest. Edge का मतलब है किनारा, forest का मतलब जंगल, यानी कि जब कासल में, किले में कोई भी मरने वाला होता है तो उस वक्त जंगल के किनारे बहुत सारे wolves आ जाते हैं और वो wolves howl करते हैं in chorus to pay tribute to the dying person. और tribute का मतलब है खराज तहसीन पेश करना, dying person यानी मरते हुए इंसान को। वो सारे wolves मरते हुए इंसान को खराज तहसीन पेश करने आते हैं। कौन से मरते हुए इंसान को? जो कि किले में जिसकी जान निकल रही होती है। एग्जैक्टली एट द टाइम, बिल्कुल उसी वक्त, when the soul leaves the body, जब रूह बॉडी को छोड़ती है, a tree in the park of the castle crashes down, उसी वक्त एक दरख्त क्रैश डाउन कर जाता है, टूट के गिर जाता है। दिस मिस्टीरियस एनवायरनमेंट, ये पुरसरार माहौल, बिकम्स इवन मोर वियर्ड। वियर्ड का मतलब होता है अजीबो गरीब। ये पुरसरार माहौल और ज़्यादा अजीबो गरीब लगने लगता है व्हेन ऑल द डॉग्स ऑफ द विलेज एंड फार्म
बार्क इन कोरस, जब विलेज के डॉग्स जो हैं वो डर जाते हैं और सारे इकट्ठे बार्क करने लगते हैं इन कोरस। कोरस का मतलब जो भी म्यूज़िक परफॉर्मेंस जो है या जो मेलोडी है या कोई भी सिंगिंग परफॉर्मेंस है वो टुगेदर दी जाए, ग्रुप में दी जाए, मिल के गाने को कोरस कहते हैं। तो जब डॉग्स कोरस में बार्क करना शुरू करते हैं तो इट एड्स टू द मिस्टीरियस एनवायरनमेंट दैट इज़ ऑलरेडी प्रिवेलिंग इन द कासल एंड अराउंड द कासल। सो दिस इज़ हाउ स्टूडेंट्स हमने सेक्शन बी का सब सेक्शन 1 किया है, यानी आपकी चैप्टर्स वाली बुक से जो क्वेश्चंस आएंगे वो किए हैं। अब आप आ जाइए सब सेक्शन 2 पे। देखिए सब सेक्शन 2 की जब आप अपनी आंसर शीट्स में हेडिंग डालेंगे तो आप सिलेक्शन फ्रॉम इंग्लिश वर्ड्स पार्ट 1 इतनी बड़ी हेडिंग मत डालें जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। आप सिंपल लिखिएगा सब सेक्शन 2, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा पोइट्री। बेसिकली जो इंग्लिश वर्ड्स जो है इसका मतलब पोइट्री है, तो इतना बड़ा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम बहुत कम होगा इस दफ़ा। इसमें भी स्टूडेंट्स आपको 3 क्वेश्चंस गिवन हैं, इसमें से भी आपने 2 क्वेश्चंस करने हैं। और अब हम देख लेते हैं ये कौन से क्वेश्चंस हैं। आइए हम इनके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन आंसर्स इकट्ठे डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सब सेक्शन 2 पोइट्री, क्वेश्चन नंबर 1, explain briefly how Sir Henry Wotton's happy man is having nothing yet has all। यानी कि सर हेनरी वॉटन नामी पोएट की जो पोएम है द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, उसके मुताबिक आप एक्सप्लेन कीजिए कि हैविंग नथिंग येट हैज़ ऑल, यानी ऐसा हैप्पी कैरेक्टर बज़ाहिर उसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन उसके पास सब कुछ है, इसका क्या मतलब है। आंसर देखिए स्टूडेंट्स, हेनरी वॉटन्स पोएम यानी हेनरी वॉटन की जो पोएम है द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ में टाइटल है ये पोएम का, इसको इन्वर्टेड कॉमा से एनक्लोज्ड कर दिया गया है। दिस इज़ वेरी मस्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू बिकॉज दिस इज़ अ टाइटल, इज़ अबाउट द कैरेक्टर एंड वर्चूज़ ऑफ अ गुड मैन। यानी पोएम जो है वो किसी एक अच्छे इंसान के कैरेक्टर और वर्चूज़ के बारे में है। वर्चूज़ मीन्स नेकियाँ, अच्छे काम। द पोएम हैज़ अ रिलीजियस स्पिरिट, बिल्कुल जाहिर है मजहबी स्पिरिट है पोएम की, मजहबी टॉपिक है। एंड इज़ डिग्निफाइड इन एक्सप्रेशन, डिग्निफाइड का मतलब बहुत मुअज़्ज़ज़, बहुत नोबल, बहुत बेहतरीन। एक्सप्रेशन यानी कि जिस तरह से अल्फाजों को इस्तेमाल किया गया है और लैंग्वेज को एक्सप्रेस किया गया है, दैट इज़ डिग्निफाइड एंड दैट इज़ रिलीजियस। द पोएट स्ट्रेसेस अपॉन द आइडिया दैट अ हैप्पी मैन ट्रस्ट इन गॉड, यानी कि पोएट इस आइडिया पे जोर दे रहे हैं कि हैप्पी इंसान, खुश इंसान हमेशा गॉड पे भरोसा करता है। प्लेसेस ऑल हिज विशेज़ इन हेवनली थिंग्स, और अपनी तमाम ख्वाहिशात का जो कबूलियत का दारोमदार है हेवनली यानी आसमान की तरफ होता है, रब की तरफ होता है। डज़ नॉट डिज़ायर फॉर मटीरियलिस्टिक थिंग्स, ऐसे इंसान की ख्वाहिशात किसी मटीरियलिस्टिक या दुनियावी चीज़ों को हासिल करने की नहीं होती, वो स्टेटस, सोशल स्टेटस और इन चीज़ों के पीछे नहीं भागता। एंड ही इंजॉयज़ अ सीरीन लाइफ, सीरीन का मतलब पुरसुकून, वो एक पुरसुकून ज़िंदगी का तलबगार होता है। ऑफ वर्चू, जिसमें नेकियां हों। देयरफॉर, इसीलिए द पोएट बिलीव्स, पोएट का ये यकीन है, दैट अपेरेंटली, ज़ाहिरी तौर पर, सच अ मैन पजेजेस नो वेल्थ, ऐसे शख्स के पास कोई दौलत नहीं है। पजेजेस का मतलब आपके पास किसी चीज़ की मलकियत होना, यानी बज़ाहिर ऐसे शख्स की मलकियत में कोई दौलत नहीं है। एंड प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बट ही हैज़ ऑल द पीस ऑफ माइंड, लेकिन उसके पास सुकून है, उसके पास रब की मर्ज़ी है। ही हैज़ ऑल ऑल्सो मीन दैट गॉड इज़ हैप्पी विद हिज वर्चूज़ एंड सिंप्लिसिटी, क्योंकि रब उसकी सादगी से और उसकी नेकियों से खुश है, तो इसलिए ऐसे शख्स के पास सब कुछ है। एंड गॉड्स विल, गॉड की मर्ज़ी या अल्लाह की मर्ज़ी, गॉड की मर्ज़ी इज़ एंटायर वेल्थ, ऐसे शख्स की तमाम दौलत है। फॉर सच अ पर्सन, ऐसे यानी नेक शख्स की। आई होप स्टूडेंट्स द आंसर इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसेक्शन 2 पोइट्री, क्वेश्चन 2, Why do people think that Lucy is a living child? देखें स्टूडेंट्स, लूसी ग्रे पोएम by William Wordsworth tells us that Lucy has died in a tragic accident. लेकिन even though she has died, the people of the village think that she is still a living child, यानी कि वो अभी तक जिंदा है। लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो गोस्ट बन गई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कोई बैड सोल बन गई है या इविल स्पिरिट बन गई है, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोगों को अभी तक वो जिंदा बच्ची इसलिए लगती है कि लोगों की उस बच्ची से, उस इनोसेंट चाइल्ड से फीलिंग्स अटैच्ड हैं। पीपल मिस हर, पीपल लाइक्ड हर व्हेन शी वाज अलाइव, शी वाज सच एन ओबीडियंट, इनोसेंट एंड अ ब्यूटीफुल चाइल्ड ऑफ नेचर दैट एवरीवन लाइक्ड हर। चलें देखते हैं आंसर क्या है। लूसी ग्रे इज सच अ ब्यूटीफुल चाइल्ड ऑफ द नेचर। लूसी एक नेचर का चाइल्ड थी, क्योंकि वो हर वक्त नेचर में बिजी रहती थी, नेचर को सर्व करती थी। दैट ड्यू टू हर सिंपल एंड ओबीडियंट नेचर, उसकी सिंपल और फरमाबरदार नेचर की वजह से, शी इज़ वेरी पॉपुलर अमंग विलेजर्स, वो
लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, पसंद की जाती है। आफ्टर द ट्रेजिक इंसिडेंट ऑन हर वे टू द टाउन, यानी कि उस ख़तरनाक हादसे के बाद जब वो टाउन जा रही थी अपनी मदर को लेने, वॉज गोइंग टू फेच, फेच का मतलब लेकर आना, हर मदर ड्यू टू द डार्क क्लाउड्स, क्योंकि आसमान पे डार्क क्लाउड्स आ गए थे तो वो लैंटर्न लेकर टाउन जा रही थी ताकि उसकी मदर रास्ता ना भूल जाए या रास्ते में मदर को कोई प्रॉब्लम ना हो। शी लूजेज हर लाइफ, लेकिन वो लूसी अपनी जान खो देती है वो, क्योंकि बारिश वक्त से पहले शुरू हो जाती है, तूफान आ जाता है, उस तूफान में लूसी की जान चली जाती है। बट पीपल ऑफ द विलेज स्टिल बिलीव, लेकिन गाँव के लोग अभी तक इस बात पर यकीन करते हैं कि दैट शी इज़ अ लिविंग चाइल्ड, कि वो जिंदा है। लोग नहीं यकीन करते, पीपल डोंट बिलीव दैट शी इज़ अ डेड चाइल्ड बिकॉज दे ऑफन हियर द विसल इन द विंड, क्योंकि लोगों को अक्सर उसकी सुरीली आवाज़ विंड में यानी हवा में सुनाई देती है। एंड हर सॉलिटरी सॉन्ग, और वो एक तन्हा जो गाना गाया करती थी, सीम्स टू बी echoing in people's mind, echoing मीन गूंजना, वो लोगों के जहनों में अभी तक गूंज रहा है जो सुरीली आवाज़ में वो नगमे गाया करती थी। मोर ओवर, मज़ीद, ड्यू टू हर स्ट्रॉन्ग मेमोरीज, यानी कि उसकी यादें लोगों के जहन में इतनी ज़्यादा मजबूत हैं, पीपल ऑफन फील, लोगों को अक्सर ऐसा लगता है एज इफ़, जैसा कि शी इज़ स्टिल प्लेइंग, वो अभी तक खेल रही है, ऑन द लोनसम वाइल्ड, अपने घर के जंगल और झाड़ियों के आगे, विद हर हेयर एंड फॉन, हेयर उसका खरगोश था, फॉन हिरन का बच्चा था। ये दो उसके फेवरेट एनिमल थे लूसी के। सो पीपल स्टिल थिंक दैट दे सी हर, दे स्पॉट हर, दे विटनेस हर प्लेइंग विद हर हेयर एंड फॉन। स्टूडेंट्स होप द आंसर इज़ क्लियर टू यू। आप ये प्रिपेयर कर लीजिए, इसका चांस है कि ये एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, सबसेक्शन 2, पोइट्री। व्हाट मैसेज डज ली हंट वांट टू कन्वे थ्रू अबू बिन एडम, यानी अबू बिन एडम पोएम है आपकी पोइट्री की बुक में। इसके जो पोएट हैं ली हंट, वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, उन्होंने ये पोएम, ये पोएट ने क्यों आपसे शेयर की है। अबू बिन एडम इज़ अ डीपली रिलीजियस पोएम। अबू बिन एडम की स्पिरिट भी रिलीजियस स्पिरिट है, उसमें भी मज़हब की फ़िलासफ़ी जो है वो प्रोमोट की जा रही है। बाय द पोएट ली हंट, यानी कि पोएट ली हंट जो है विद द मैसेज दैट गॉड ऑलमाइटी लव्स दोज हु लव देयर फेलो मैन। पूरी पोएम का जिस्ट या पूरी पोएम का जो खुलासा है, समरी जो है या जो उसका मेन पॉइंट है, वो ये है कि गॉड उन लोगों से मोहब्बत करता है, या गॉड लाइक्स दोज, अल्लाह ताला या गॉड उन लोगों को पसंद करता है जो अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ अच्छे हैं। दिस मीन्स दैट अकॉर्डिंग टू द पोएट, यानी शायर के मुताबिक इसका मतलब ये है दैट फॉर विनिंग गॉड्स प्लेजर, गॉड की मर्ज़ी जीतने के लिए, एंड विल मर्ज़ी प्लेजर खुशी, वी शुड बी हेल्पफुल एंड गुड टू पीपल अराउंड अस, हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ अच्छा होना चाहिए। विदाउट विनिंग पीपल्स हार्ट, लोगों का दिल जीते बगैर, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू विन गॉड्स विल, गॉड की मर्ज़ी जीतना पॉसिबल नहीं है। दिस सिंपल एंड लवली टेल, टेल का मतलब है कहानी, यानी कि ये खूबसूरत और इंतहाई प्यारी सी जो नज़म है, जो पोएम है, स्ट्रेसेस अपॉन यानी ज़ोर देती है द आइडिया ऑफ सर्विंग ह्यूमैनिटी, इंसानियत की खिदमत करने का जज्बा बेदार करने का ये आइडिया देती है। एंड हेल्पिंग पीपल सबसाइड देयर पेन, और लोगों के दुख दर्द दूर करने का आइडिया देती है। सबसाइड दूर करना, पेन दर्द, मिजरी प्रॉब्लम्स, इन ऑर्डर टू मेक गॉड हैप्पी, यानी कि गॉड को आप हैप्पी उसी वक्त कर सकते हैं व्हेन यू मेक पीपल हैप्पी। ओके व्यूअर्स, दिस इज़ हाउ वी हैव कंप्लीटेड सबसेक्शन 2, पोइट्री हमारा कंप्लीट हुआ। लेट्स सी व्हाट इज़ देयर इन सेक्शन सबसेक्शन 3, 2-1 एक्ट प्ले। ये आपका प्ले है और इसमें 3 क्वेश्चंस हैं आपको, जिसमें से 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है और उसका आंसर क्या है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेजेस किए थे कि उनको इनके आंसर्स नहीं मिल रहे, दे हैव प्रॉब्लम्स फाइंडिंग आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, दैट्स व्हाई आई हैव कंपोज्ड आंसर्स एज वेल एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड एज वेल। मेरा एक्सप्लेन करने का सबसे बड़ा मकसद ही यही है कि ये आपको आंसर्स याद हो जाएँ। क्वेश्चन नंबर 1, वाई एंड फ्रॉम whom डिड द काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो वॉन्ट टू टेक रिवेंज, यानी कि मॉन्टी क्रिस्टो नामी नवाब जो है, जो कैरेक्टर है, जो हीरो है प्ले का, वो किससे बदला लेना चाहता है। रिवेंज मीन बदला लेना। द काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो, ब्रैकेट में मॉन्टी क्रिस्टो का रियल नेम गिवन है, एडमंड डेंटेज। सॉट का मतलब है तलाश करना या लेना, रिवेंज बदला लेना।
अगेंस्ट द काउंट ऑफ मॉर्सर्फ, जिसके खिलाफ मॉन्टी क्रिस्टो बदला लेना चाहते हैं, या वो उनका नाम है द काउंट ऑफ मॉर्सर्फ और उनका पुराना नाम है फर्नांड मोंडेगो। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक एडवाइस देती चलूँ कि द एंटायर ऑर्डील और द डिफ़िकल्ट थिंग इन द प्ले इज़ टू मेमोराइज द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर। इस पूरे प्ले की स्टोरी बहुत सिंपल है। मैं अलग से जब प्ले पर आपको लेक्चर दूंगी, आप ज़रूर सुनिएगा, आपको फिर ये क्वेश्चन आंसर्स ईजी लगने लग जाएंगे। लेकिन एक मेन चीज़ जो आपने करनी है वो ये है कि इनके कैरेक्टर्स के नेम्स आपने बहुत अच्छे याद करने हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना कैरेक्टर्स के नेम में। बिकॉज ऑफ द पास्ट राइवलरी, यानी इन दोनों में माजी की एक दुश्मनी चल रही है। राइवलरी, दुश्मनी चल रही है अमंग देम। क्या दुश्मनी है? 14 ईयर्स अगो, आज से तकरीबन 14 ईयर्स पहले, दे बोथ वर्कड इन द फ्रेंच आर्मी, दोनों फ्रेंच आर्मी में काम करते थे, दोनों सेलर्स थे। सेलर्स का मतलब नेवी में काम करने वाले लोग। द काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो यानी कि जो हीरो है वॉज अ फियांसे टू अ ब्यूटीफुल कैटलन गर्ल। वो एक बहुत ही खूबसूरत कैटलन, एक एरिया का नाम है, स्पेन के एरिया का नाम है। उस गर्ल उसका जिसका नाम मर्सिडीज़ था, उस लेडी का नाम मर्सिडीज़ था, उसके ये फियांसे थे, whom the Count of Morcerf also wanted to marry, but the problem was that कि ये हीरो और विलन दोनों उसी से शादी करना चाहते थे। Therefore out of jealousy की वजह से मोर्सर्फ यानी जो विलन है brought false allegations mean इल्ज़ाम। उसने एक प्लान किया, प्लॉट किया और हीरो के अगेंस्ट इल्ज़ामात साबित कर दिए। The Count of Monte Cristo and he had to spend 14 precious years of his life in the prison। और फिर जो हीरो है काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो, उसको अपनी ज़िंदगी का कीमती 14 ईयर्स प्रिजन यानी जेल में गुजारना पड़े। देयरफॉर नाउ द काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो वांट्स टू टेक रिवेंज फ्रॉम द काउंट ऑफ मोर्सर्फ। इसीलिए अब काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो यानी हीरो जो है वो विलन यानी मोर्सर्फ से बदला लेना चाहता है। आई होप द आंसर इज़ क्लियर टू यू। इट विल बी इवन क्लियरर एंड ईजियर टू यू व्हेन यू लिसन टू द लेक्चर सेपरेटली। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द सेम प्ले, What did the Countess of Morcerf do to save her son's life? स्टूडेंट्स आप गौर से देखिए क्वेश्चंस को, ये काउंट ऑफ मॉर्सर्फ नहीं पूछा जा रहा है, ये काउंटेस ऑफ मॉर्सर्फ पूछा जा रहा है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस प्ले की एंटायर ऑर्डील या मुश्किल बात ही नामों को याद रखना है। काउंटेस ऑफ मॉर्सर्फ का मतलब है विलन की वाइफ। मॉर्सर्फ की जो वाइफ है उसका नाम मर्सिडीज़ है। जो मॉर्सर्फ की वाइफ है वो 14 ईयर्स पहले हीरो की मंगेतर थी, बट नाउ शी इज़ अ वाइफ टू मॉर्सर्फ। अब वो विलन की वाइफ है, विलन की प्लानिंग की वजह से, स्कीमिंग की वजह से, फ्रॉड की वजह से। तो विलन की जो वाइफ है, जब उसको ये सारा पता चलता है कि मेरे हस्बैंड ने ये सब किया था, तो वो अपने बेटे एल्बर्ट की लाइफ को बचाने के लिए क्या करती है? इन आंसर देखिए, इन ऑर्डर टू सेव हर सन एल्बर्ट्स लाइफ, वो अपने बेटे एल्बर्ट की लाइफ को बचाने के लिए ड्रेंच्ड इन मदरलीज लव, ड्रेंच मतलब डूबी हुई, मदरली लव ममता में, वो ममता में डूबी हुई द काउंटेस ऑफ मॉर्सर्फ मर्सिडीज़ गोज़ टू द काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो। वो हीरो के पास जाती है जिसका नाम है काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो। हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है। शी बेग्स हिम, वो उसकी मिन्नत करती है फॉर हर सन्स लाइफ, कि मेरे बेटे की जान मत लेना, क्योंकि वो पूरी फैमिली का दुश्मन है। बिकॉज शी इज़ वेल अवेयर ऑफ हिज आउटस्टैंडिंग पिस्टल शूटिंग स्किल्स, क्योंकि मर्सिडीज़ को पता है कि मॉन्टी क्रिस्टो की पिस्टल शूटिंग स्किल्स यानी पिस्तौल से गोलियाँ फायर करने की स्किल बहुत आउटस्टैंडिंग, बहुत बेहतरीन है। शी नोज़ दैट हर सन इज़ यंग, उसका बेटा छोटा है, एंड इनएक्सपीरियंस, ना तजर्बेकार है, एंड माइट लूज हिज लाइफ, और उसकी ज़िंदगी जा सकती है इन द डुएल, लड़ाई में, चैलेंज्ड बाय हिमसेल्फ, जो कि एल्बर्ट ही ने लड़ाई चैलेंज की हुई है। शी ट्राइज टू कन्विंस, वो कन्विंस करने की कोशिश करती है, मॉन्टी क्रिस्टो को कायल करने की कोशिश करती है दैट हर सन एल्बर्ट हैज़ नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, कि उसके बेटे ने कुछ भी गलत नहीं किया। उसके शौहर ने गलत किया है 14 ईयर्स पहले, बट उसके बेटे ने कुछ गलत नहीं किया, एंड इज़ एन एडमायरर ऑफ हिम, और उसका बेटा तो उसको पसंद करता है, क्योंकि उसके बेटे को तो हकीकत पता ही नहीं है। देयरफॉर इसीलिए शी रिक्वेस्ट हिम टू विदड्रॉ, यानी कि वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि आप विदड्रॉ हो जाएं, पीछे हट जाएं इस फाइट से, फ्रॉम द डुएल एंड एंड द कॉरल टू सेव हर सन्स लाइफ, और इस झगड़े को यहीं ख़त्म कर दें ताकि उसके बेटे की जान बच जाए। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3, इसी प्ले का द काउंट्स रिवेंज नामी प्ले का तीसरा क्वेश्चन है ये। व्हाट डज़ द काउंट ऑफ मोर्सर्फ, यानी जो विलन है काउंट ऑफ मोर्सर्फ से, वो क्या कहता है व्हेन द काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो डिस्क्लोजेज हिज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब पहचान, यानी कि 14 सालों बाद जब मॉन्टी क्रिस्टो मोर्सर्फ को देखता है तो फिर मोर्सर्फ की क्या फीलिंग्स हैं, विलन की क्या फीलिंग्स हैं और विलन के क्या रिमार्क्स हैं।
आफ्टर एल्बर्ट टेल्स हिज फादर, यानी एल्बर्ट जब अपने फादर विलन है जो उनको बताता है दैट द डुएल हैज़ बीन कैंसल, के लड़ाई कैंसिल हो गई है, द काउंट ऑफ मोर्सर्फ गेट्स वेरी एंग्री, विलन को यानी मोर्सर्फ को बहुत गुस्सा आता है कि लड़ाई क्यों कैंसिल हुई है, क्योंकि वो इस लड़ाई में हीरो को मॉन्टी क्रिस्टो को मारना चाहता है। गेट्स वेरी एंग्री एंड डिमांड्स एक्सप्लेनेशन फ्रॉम हिज सन, और अपने बेटे से एक्सप्लेन करने को कहता है कि उसने ऐसा क्यों किया। मीनवाइल इसी दौरान द काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो एंटर्स, इसी दौरान मॉन्टी क्रिस्टो भी सीन में एंटर हो जाता है एंड रिवील्स हिज आइडेंटिटी, और अपना माजी बताता है कि वो कौन है। काउंट ऑफ मोर्सर्फ इज़ बैडली एस्टॉनिश्ड एंड स्टेयर्स वायलेंटली एट हिम, और मोर्सर्फ जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में उसकी तरफ देखता है गैर यकीनी अंदाज में, उसको यकीन नहीं आ रहा होता कि ये जेल से बाहर कैसे आ गया। हिज फेस इज़ फिल्ड विद हेट्रेड, उसका चेहरा गुस्से से एंड रेज, इंतहाई नफ़रत से भर जाता है, और फिर वो गुस्से में कहता है। अब वो देखिए स्टूडेंट्स, जो वर्ड्स मोर्सर्फ कहता है वो वर्ड्स इन्वर्टेड कॉमा में एनक्लोज्ड हैं। ये वर्ड्स आपको भी इन्वर्टेड कॉमा में एनक्लोज्ड रखने हैं, क्योंकि ये मोर्सर्फ के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, ये राइटर के वर्ड्स नहीं हैं। एडमंड डेंटेज हु वॉज डेड, यानी कि एडमंड डेंटे मेरे सामने आ गए हैं जो कि डेड थे। यू हैव कम बैक फ्रॉम द टूम, आप टूम से यानी अपने कबर से वापस आ गए हैं। एंड द टूम यू शैल रिटर्न, तो आप यकीनन कबर ही में अब वापस जाएंगे। आफ्टर सेइंग दिस, ये कहकर ही रेजेस हिज पिस्टल, वो अपना पिस्तौल निकालता है, टेक्स एम, मॉन्टी क्रिस्टो को मारना चाहता है, बट ऑन एल्बर्ट सीजिंग हिज आर्म, लेकिन एल्बर्ट अपने फादर का हाथ पकड़ के खींच लेता है, सीजिंग खींच लेना। द काउंट ऑफ मोर्सर्फ यानी विलन, द काउंट ऑफ मोर्सर्फ टेक्स हिज ओन लाइफ, और इसी में मोर्सर्फ को अपने पिस्टल से खुद ही गोली लग जाती है एंड फॉल्स डेड ऑन द फ्लोर, और वो मुर्दा हालत में फ्लोर पर गिर जाता है और अपने अंजाम को पहुंच जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सेक्शन बी इज़ क्लियर टू यू। सेक्शन बी के हमने मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो हैं वो कर लिए हैं। अब हम आते हैं सब सेक्शन 4 की तरफ। सब सेक्शन 4 जी हाँ ग्रामर का सेक्शन है, और दिस इज़ द मोस्ट कन्फ्यूजिंग सेक्शन टू स्टूडेंट्स को ये बहुत कन्फ्यूजिंग लगता है। अभी हम जल्दी से देख लेते हैं कि इसमें 3 क्वेश्चंस गिवन है और आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको जल्दी से एक बात बताती चलूँ कि देखिए आपको टोटल 6 क्वेश्चन करने हैं सेक्शन बी में, जबकि आप देखिए सब सेक्शन 4 दिए हुए। अगर आप हर सेक्शन से 2-2 करते हैं तो ये तो 8 बन जाएंगे। तो इसका तरीका आपने ये करना है स्टूडेंट्स कि चारों सेक्शन में से पहले आप एक अटैम्प्ट करें। एक अटैम्प्ट करना तो कंपलसरी है ना। आपने चारों से जब एक अटैम्प्ट कर लिया, 4 हो गए, उसके बाद फिर 2 जो बचेंगे 6 करने के लिए, फिर वो 2 आप किसी भी सेक्शन से कर लीजिए। टोटल नंबर आपका 6 होना चाहिए सेक्शन बी में। सेक्शन बी में चारों सब सेक्शंस को मिलाकर आपके 6 क्वेश्चंस होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। अब हम करने जा रहे हैं सब सेक्शन 4 ग्रामर। सेक्शन बी का, आपके पेपर के सेक्शन बी का सब सेक्शन 4 ग्रामर। जल्दी से देख लीजिए, सब सेक्शन 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, करेक्ट द एरर्स। आप इनके एरर्स करेक्ट कीजिए। ओमिशंस ऑफ वर्ब्स, कहीं पे वर्ब गलत लगा हुआ है तो हटा दीजिए। प्रपोजिशंस एंड आर्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देयर आर 5 सेंटेंसेस गिवन। इन 5 सेंटेंसेस में कुछ ना कुछ मिस्टेक है जो कि आपको करेक्ट करनी है। चलें अभी हम जल्दी से देख लेते हैं। नंबर ए, ही एनवी द पुअर। द करेक्ट आंसर इज ही एनवीज द पुअर। अब ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स, इसका आपको ग्रामर का अलग लेक्चर सुनना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम यहाँ बहुत डिटेल में टेंसेस नहीं कर सकते। आई एम जस्ट टेलिंग यू आंसर्स एंड लेटर ऑन यू कैन लिसन टू माई लेक्चर्स इन ऑर्डर टू हैव द कंप्लीट क्लियर आइडिया। नंबर बी, शी स्टडीड इन ऑक्सफर्ड। ये होगा इसका करेक्ट आंसर। शी स्टडीड एट ऑक्सफर्ड या शी स्टडीड फ्रॉम ऑक्सफर्ड। इन यहाँ पर प्रपोजिशन गलत है। सी, द सन वेंट डाउन बिलो हॉराइजन। इसका करेक्ट आंसर होगा द सन वेंट डाउन बिलो द हॉराइजन। हॉराइजन उस जगह को कहते हैं जहाँ सूरज डूबता है, जिसको हम उफक कहते हैं, या जो बिल्कुल जहाँ आसमान और ज़मीन मिल रहे होते हैं उस जगह को हॉराइजन कहा जाता है। डी, दे हैव गॉट मैरिड लास्ट संडे। द करेक्ट आंसर इज दे गॉट मैरिड लास्ट संडे या दे हैड गॉट मैरिड लास्ट संडे, क्योंकि जब वर्ड लास्ट आ गया तो अब हैव नहीं आएगा क्योंकि हैव प्रेजेंट टेंस है। ओके, नंबर ई,
come and sit to me. The correct answer is come and sit with me. Okay, question number 2. Use any 3 of the following pairs of words in your own sentences. Total 6 sentences. आपको total 6 sentences करने हैं, तो इसलिए आप 3 pairs of word पिक कर लेंगे और उन दो के आप sentences बनाएंगे. चलें हम जल्दी से देख लेते हैं. सेंटेंस नंबर 1, डुअल. देखें, डुअल का मतलब होता है डबल होना, दो रुख होना. मोस्ट केमिकल्स हैव डुअल प्रॉपर्टीज़. मैनी पीपल हैव डुअल पर्सनैलिटी. ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आप ये ईजी भी लिख सकते हैं कि मोस्ट केमिकल्स हैव डुअल प्रॉपर्टीज़, यानी बहुत सारे केमिकल्स की दोहरी खसूसियात होती हैं. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सेंटेंस नंबर 2, डुअल. जो ई से डुअल है, इसका मतलब होता है चैलेंज की गई लड़ाई. एल्बर्ट चैलिंग द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो फॉर द डुअल. ये आपके प्ले का ही सेंटेंस है, आप ये लिख दें तो इसके आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे. पेयर नंबर 2, गेट एंड गेट. देखिए, GAIT गेट का मतलब होता है अपना स्टाइल, अपने स्टाइल में चलना. हर एक का चलने का अपना स्टाइल होता है. तो या इसका सेंटेंस हम देख लेते हैं. आई हैव माई ओन गेट, यानी मेरा अपना चलने का स्टाइल है. एंड माई ओपिनियन इज़ डियर टू मी, और मुझे अपना ओपिनियन अजीज़ है, यानी आई एम कॉन्फिडेंट इनफ. GATE गेट आप सबको पता है, बड़ा दरवाज़ा. आर कॉलेज गेट इज़ ब्लैक. वेरी सिंपल सेंटेंस. ठीक है, नेक्स्ट पेयर देखिए, बेल, BAIL बेल. BAIL बेल का मतलब होता है ज़मानत. ज़मानत पर किसी की उस पर गवाही पर और किसी की क्या कहना चाहिए, अप्रूवल पर किसी को रिहा करना. द रॉबर वॉज रिलीज्ड ऑन अ बेल, यानी कि जो डाकू था वो ज़मानत पर रिहा हो गया. BALE बेल का मतलब होता है कॉटन का गट्ठा या किसी भी चीज़ का गट्ठा, मजमुआ. द फार्मर्स आर गैदरिंग बेल्स इन द फार्म, यानी किसान जो हैं वो कॉटन के गट्ठे जो हैं वो इकट्ठे कर रहे हैं. ओके, पेयर नंबर 3 सॉरी, ऑपरेशन. इस ऑपरेशन का मतलब आप सबको पता है, कोई काम गहराई में डिटेल से करना. ऑपरेशन, कोई भी काम गहराई में डिटेल से करना. द डॉक्टर्स कैरीड हिज ऑपरेशन सक्सेसफुली, यानी कि डॉक्टर्स ने जो है वो ये ऑपरेशन कामयाबी से कर लिया. ऑपरेशन जिसमें डबल एस ऑपरेशन है, इसका मतलब है किसी के हुकूक दबाना, किसी की आवाज़ दबाना, किसी के फीलिंग्स को दबाना. तो ऑपरेशन, कश्मीरीज हैव बीन फाइटिंग अगेंस्ट ऑपरेशन फॉर लास्ट 73 ईयर्स. कश्मीरियों के जो हुकूक हैं, कश्मीरी अपने हुकूक के लिए ऑपरेशन के ख़िलाफ़ पिछले 73 ईयर से लड़ रहे हैं. पेयर नंबर 4 देख लीजिए स्टूडेंट्स. रोज़ का मतलब आपको पता है लाइनें, तरतीब में जो लाइनें दी जाती हैं. इन माई क्लास स्टूडेंट्स सिट इन रोज़, यानी कि आप ये सेंटेंस बना सकते हैं कि मेरी क्लास में बच्चे रोज़ में बैठते हैं. और ROSE रोज़ का मतलब आपको पता है गुलाब का फूल. लाइफ इज़ नॉट द बेड ऑफ रोजेज़, बिल्कुल भी लाइफ बेड ऑफ रोजेज़ नहीं है. नेक्स्ट पेयर, विच, WHICH, विच का मतलब होता है कौन सा. विच वन इज़ योर पेंसिल, आपकी पेंसिल कौन सी है. और इसका नेक्स्ट वर्ड है WITCH, जिसका मतलब है चुड़ैल. यस, चुड़ैल. द नॉवल हैरी पॉटर हैज़ मैनी विच कैरेक्टर्स, यानी हैरी पॉटर नॉवल में कई कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि विच हैं, जो चुड़ैलें हैं. ओके स्टूडेंट्स, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अब क्वेश्चन नंबर 4 है सब सेक्शन 4 का. इसमें आपको 2 लाइनें दी गई हैं, दोनों के वर्ड्स मीनिंग्स आपस में मैच करने हैं. आप स्क्रीन पे देखिए, जिस तरह मैंने लिखा है रो ए रो बी, इस तरह से आप लिख लीजिए. और आपको ये करना है कि हर वर्ड या फ्रेज़ के आगे उसका मीनिंग अगली लाइन में से देख के लिखना होगा. जैसे नंबर 1, ऑन द सेम पेज, मैंने इसका मीनिंग इसके आगे लिख दिया है, इन एग्रीमेंट. नंबर 2, मैरी नोट, इसके मीनिंग है हैप्पी सॉन्ग. नंबर 3, एम्बिगुअस, इसके मीनिंग है अनक्लियर. नंबर 4, रैचेड, इसके मीनिंग है मिजरेबल, यानी इंतहाई बुरी हालत में. नंबर 5, लाइवली, इसके मीनिंग है विवेशियस, यानी कि बहुत ज़्यादा जिंदा दिल. नंबर 6 है स्पेयर हेड, इसके मीनिंग है लीडिंग पार्ट, यानी कि लीडरशिप के किरदार वाली कोई चीज़ या लीडरशिप की क्वालिटीज़ वाली कोई चीज़. ओके स्टूडेंट्स, आई होप सब सेक्शन 4 इज़ क्लियर टू यू. इस तरह से स्टूडेंट्स हमने सेक्शन बी के चारों सब सेक्शंस कर लिए हैं और मैंने आपको चारों सब सेक्शंस के सॉल्यूशंस भी दिए हैं. अब सेक्शन सी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, बिकॉज दिस वीडियो हैज़ ऑलरेडी गॉट लॉन्गर, काफ़ी लंबी हो गई ये वीडियो. सेक्शन सी के लिए देखिए मेरी नेक्स्ट वीडियो. जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको घर बैठे नोटिफिकेशंस मिलती रहें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़.